So इस क्लास में we'll be talking about relations, है ना? रिलेशन देखो छोटा सा टॉपिक है, जैसे अपना सेट था ना वैसे रिलेशन भी इट्स आल्सो अ वन क्लास का टॉपिक, आराम से खत्म हो जाएगा। और इस टॉपिक में से अगर मैं जेई मेंस की बात करता हूँ ना, राइट, तो जेई मेंस में आप कोई सा भी पेपर उठाओगे जेई मेंस का, तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट वन क्वेश्चन ऑलवेज कम्स थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, राइट, काउंट करोगे तो 2 या 3 कंसेप्ट भी नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो अगर अपन मार्क्स के टर्म्स में बात करना तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है, बिकॉज 2-3 कंसेप्ट है, वही सीखना है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बनते नहीं है वही, और अपने 4 नंबर हमेशा अपन को मिल जाएंगे। सो वन ऑफ दोज एरियाज वेयर वी कैन ऑलवेज स्कोर, है ना। बाकी सारे चैप्टर में होता कैसा ना, आप पढ़ लो सॉल्व कर लो, बट देयर इज ऑलवेज एन एम्बिग्यूटी एट द एंड इन द एग्जामिनेशन वेदर वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर वन प्रॉब्लम और नॉट। रिलेशंस में ऐसा है कि अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया और सॉल्व कर लिया, सो इट कम्स विद 100% प्रोबेबिलिटी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम सही करोगे करोगे, अनलेस एंड अनटिल यू डू समथिंग समथिंग रियली टेरिबल, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशंस में होता क्या है, आप देखो समझो। सबसे पहले होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अपन ने लास्ट क्लास में बात किया दो सेट्स का, है ना। सेट्स का बात किया, सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट्स होते हैं आप कुछ भी कलेक्शन ऑफ थिंग्स कर लो। अभी मान लो मेरे पास एक सेट है ए, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है मेरे पास इस सेट ए में। और मैंने एक और सेट डिफाइन किया, सेट बी, और इसके अंदर ए बी 2 एलिमेंट्स है। देखो, है ना। तो मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए में 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी में 2 एलिमेंट्स है और बी। तो 2 सेट्स आपने ले लिया, आप कैसे भी 2 सेट्स ले सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए और बी, जहाँ पे 4 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपन लिखते कैसे, वी राइट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एज ए क्रॉस बी। A is a set, B is a set, cross represent it's a Cartesian product of 2 sets. 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा क्या, देखो। अभी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मेरे पास ए सेट में 1 2 3 4 है, बी में ए और बी है ना। ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट से मैच कर दो। मैच कर दो मतलब कैसे, जैसे देखो 1 को मैं ए के साथ में भी मैच कर सकता हूँ, 1 को मैं बी के साथ में भी मैच कर सकता हूँ, है ना। 2 को मैं ए के साथ में भी मैच कर सकता हूँ, 2 को मैं बी के साथ में भी मैच कर सकता हूँ, है ना। तो मैं 1 को ए के साथ में भी कर सकता हूँ, बी के साथ में भी कर सकता हूँ। मैच दी फॉलोइंग करते थे ना अपन, सिमिलरली वैसे ही करना है। अभी 2 को आप किसके साथ में मैच कर सकते हो, ए के साथ में, बी के साथ में, सो ऑन। तो जितनी भी आपकी मैचिंग होंगी उन सारी की सारी मैचिंग्स को अपन लिखते जाते हैं। देखो 1 को पहले मैंने ए के साथ मैच किया, तो अपन ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर याद है ना, अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस में सीखा था। किसी भी पॉइंट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, सो पहला कोऑर्डिनेट एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। सो इट्स अ ऑर्डर्ड पेयर, पहला वाला हमेशा एक्स होगा, दूसरा वाला हमेशा वाई होगा। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे ना, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। पहला वाला जो एलिमेंट होगा इट विल ऑलवेज कम थ्रू ए, एंड द सेकंड वाला एलिमेंट विल ऑलवेज कम्स फ्रॉम बी। तो 1 ए, ये आपने मैचिंग कराया तो आप इसको लिखोगे कैसे, 1 ए। आया समझ में, 1 ए से है और ये बी से। फिर 1 का आप बी से मैपिंग भी करा सकते हो, तो एक ऑर्डर पेयर मेरा बन गया 1 बी। सिमिलरली फिर मैं 2 से बनाऊंगा, 2 से ए बन जाएगा, है ना, या फिर 2 से बी बन सकता है। फिर 3 का मैचिंग ए के साथ में हो सकता है, या फिर 3 का मैचिंग बी के साथ में हो सकता है। सिमिलरली 4 का मैचिंग ए के साथ में, 4 का मैचिंग बी के साथ में। और तो कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं ना, मैंने ए के सारे एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ में पॉसिबल मैचिंग लिख दिया। ये जो आपने मैचिंग कराया है ना, तो आपके पास देखो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। यहाँ पे 1 एक मेरे पास पेयर बन गया, 1 बी, 2 ए, 2 बी। ये पेयर क्या है, यहाँ पे आप जो मैचिंग करा रहे हो, मैच करा रहे हो। नाउ द सेट ऑफ ऑल दीज ऑर्डर्ड पेयर, है ना, कर्ली ब्रैकेट का रिप्रेजेंट करता है सेट। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज बेसिकली द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो अगर मैं 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछता हूँ, क्या इन 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, ए के सारे पॉसिबल वैल्यूज को बी के सारे पॉसिबल वैल्यूज के साथ में ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। The total number of ordered pair or the collection of all the ordered pairs will be known as Cartesian product of A and B, or in mathematical terms it will be A cross B.
सो ए क्रॉस बी आया क्या अपने पास? ए क्रॉस बी को यहाँ अगर मैं लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा? ए क्रॉस बी इज बेसिकली दी कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो देखो इसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें 2 एलिमेंट थे। सो 4 टू ज़ा 8, यहाँ देखो मेरे पास 8 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ है। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे? ए में जितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसको मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी नोन एज एन ए, है ना? तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एन ए क्रॉस बी। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना कार्डिनल नंबर आएगा? उतना ही आएगा जितना एन ए इंटू एन बी होगा। एन ए इंटू एन बी मतलब ए का कार्डिनल नंबर, मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं, इंटू बी का कार्डिनल नंबर, बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप जब कभी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे तो आप क्या करोगे? सारी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को लिखोगे। The set of collection of all those ordered pair between A and B will be known as Cartesian product. अभी मैं B क्रॉस A अगर बनाऊंगा, है ना, यहीं पे अगर मान लो मैं B क्रॉस A तुमसे पूछता, सो B क्रॉस A में क्या हो जाएगा? B क्रॉस A में उल्टा बनेगा, है ना? B का मैपिंग A के साथ होगा, तो पहला वाला एलिमेंट B को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला A को रिप्रेजेंट करेगा। तो A का क्या होगा? A1 आएगा आपके पास, A2 आएगा, या ऐसे लिख लो, नीचे कर लो, A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, A4 आएगा, B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा। देखो ये 8 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अभी बी क्रॉस ए में ये है और ए क्रॉस बी में ये है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो ए क्रॉस बी एक अलग सेट है, बी क्रॉस ए एक अलग सेट है, बिकॉज यहाँ पे ए कॉमा वन एक एलिमेंट बन रहा है, यहाँ पे वन कॉमा ए एक एलिमेंट बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर है ना। सो वन कॉमा ए, वन कॉमा टू पॉइंट, या फिर टू कॉमा वन पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट्स कहलाएंगे ना। इसलिए जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, राइट, तो आपका ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि पहला वाला क्या है। आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो आपके ऑर्डर पेयर में पहला वाला आपका ए से आएगा, दूसरा वाला आपका बी से आएगा। जितने भी पॉसिबल पेयरिंग आप बना सकते हो, वो सारा का सारा का कलेक्शन ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। या ऐसा मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो क्या क्या आपने सारे के सारे पॉसिबल पेयर बना दिए, है ना? अब इसी का एक छोटा रूप होता है, देखो समझो। मान लो मेरे पास एक ए सेट है और मेरे पास एक बी सेट है ना? 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट लिए, मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिए, ठीक है? और मैंने बोला कि यार तुम्हें जैसी इच्छा हो ना वैसी मैच करा लो उसको, ठीक है? सो अभी मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला बच्चा क्या करता है, वो बोलता है सर कैसे भी मैं मैच करा सकता हूँ। मैंने कहा करा ले यार। तो उसमें से मैं 1 को ए से कराऊंगा, 2 को ए से कराऊंगा, 3 को बी से कराऊंगा, और 4 को भी बी से कराऊंगा। तो एक मैच यहाँ पे उस बच्चे ने कराया, है ना? आप किसी और बच्चे को बुलाओगे तो हो सकता है दूसरा वाला बच्चा सेम सेट में ही कुछ और मैच कर दे। बोलेगा सर मैंने 1 को भी ऐसे कर दिया, 2 को भी ऐसे कर दिया, 3 को भी ऐसे कर दिया, 4 को भी ऐसे कर दिया, मैं तो ये वाली मैच करूंगा, है ना? और 4 को मैं ए से भी करूंगा और 4 को मैं सी से भी करूंगा, मान लो ऐसा कर दिया उसने, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ऐसा मैचिंग है। इसका मतलब अपन अलग अलग टाइप की मैचिंग करा सकते हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर सेट बोलूं कि मैं बोलूं ए और बी तुम्हें दिया है, तो मुझे एलिमेंट्स के बीच में मैचिंग करा के दिखाओ, राइट? तो तुम अलग अलग तरीकों से मैचिंग करा सकते हो, एवरी मैचिंग वुड बी डिफरेंट, राइट? ना ये जो मैच करा रहे हो आप, इसको अपन बोलते हैं रिलेशन, है ना? रिलेशन मतलब कि आपने ये जो नंबर्स को इनके साथ में मैच कराया है, नहीं तो आपने कोई ना कोई रिलेशन फॉलो किया यहाँ पे कि मेरा कोई रिलेशन होगा जिसमें 1 मेरा ए से मैप हो जाएगा, 2 मेरा ए से मैप हो जाएगा। यहाँ आपने कुछ और रिलेशन फॉलो किया है, तो आपके पास कुछ और मैपिंग आ गई है ना?
तो आप अलग अलग रिलेशन फॉलो करते जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप की मैपिंग मिलती जाएगी। इसका मतलब रिलेशन होता क्या है, ए और बी को आप किसी कंडीशन, किसी लॉजिक के थ्रू आप मैप करा रहे हो, राइट। तो वो जो लॉजिक होगा जिसके थ्रू आप मैप करा रहे हो, राइट, दैट लॉजिक विल बी नोन एज अ रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी सपोज करो मैं तुम्हें यहाँ पे नंबर, दोनों साइड अपन नंबर ले लेते हैं, 5 6 7 8, ठीक है। तो मैंने 1 को 5 से मैप करा दिया, 2 को 6 से, 3 को 7 से, 4 को 8 से। तुम यहाँ पे मेरे को लॉजिक देख के बता सकते हो किस लॉजिक से मैं मैप करा रहा हूँ। 1 जो है उससे 4 ज्यादा है, ये देखो 5। 2 जो है उससे 4 ज्यादा है 6। 3 है जो 4 ज्यादा है 7। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने जो रिलेशन फॉलो किया है, आपने क्या रिलेशन फॉलो किया है कि यहाँ पे मान लो ए है और यहाँ पे बी है। तो आप जो रिलेशन फॉलो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ए में 4 ऐड कर दोगे तो बी आ जाएगा। बोल सकते हैं ना पर यहाँ पे ऐसा, आप कुछ और रिलेशन बनाओगे तो कुछ और रिलेशन के थ्रू आपके नंबर्स मैप हो जाएंगे। तो रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो जिस भी लॉजिक के किस भी लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर आप मैप करते हो, उस लॉजिक को अपन बोलते हैं रिलेशन, है ना। और इसको अपन लिखते कैसे हैं, वी राइट दिस एज ए कैपिटल आर बी। इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी के साथ में, सच दैट स्मॉल ए जो है वो अपना पहले वाले से आएगा और बी जो है वो अपना दूसरे वाले से आएगा। मतलब इसके एक एलिमेंट का इसके एक एलिमेंट से आपने मैपिंग किया है किसी रिलेशन को फॉलो करते हुए। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। सो अपन मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं उसको, दिस इज हाउ वी राइट ए आर बी। ए आर बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इन रिलेटेड टू बी या ए इज इन रिलेशन टू बी। वो रिलेशन क्या होगा जो भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या जो भी आप डिफाइन करना चाहो, ठीक है। तो रिलेशंस क्या हो गए कि आपके पास दो सेट्स है ना, ए और बी। ए का रिलेशन बी के साथ करना है ना। जो भी रिलेशन होगा उस रिलेशन के थ्रू आप नंबर्स को मैप करा दोगे या फिर अल्फाबेट्स को मैच करा दोगे। जो आपके पास मैच हो जाएगा इस तरह से, तो आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। 1,5 बनेगा, 2,6, 3,7, 4,8। यहाँ पे क्या बनेगा, 1,8, 2,8, 3,8, 4,8, 4,C, है ना। ये वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तो वो आपके उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो अभी समझ में आएगा तुम्हें। मैंने लिया इधर 1 2 3 4, ठीक है। इधर मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये सारे एलिमेंट्स, इधर ए है इधर बी है मेरे पास। मैंने लिखा ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट बी इज इक्वल टू 2A, ठीक है। अब देखो, ए का रिलेशन बी के साथ में डिफाइन करना है किस तरीके से, बी क्या होगा, ए का ट्वाइस होगा। तो ए ये है, इसका ट्वाइस क्या होगा, 2। तो 1 किससे मैप होगा, तुम्हारा 2 के साथ ही मैप हो पाएगा बिकॉज आपका रिलेशन ये है। इस रिलेशन को फॉलो करके मुझे मैपिंग कराना है। 2 किससे मैप होगा, 4 से। 3 किससे मैप होगा, 6 से। 4 किससे मैप होगा, 8 से। और कुछ मैपिंग होगा यहाँ पे, नहीं होगा। तो अगर अपन यहाँ पे लिखेंगे ए रिलेशन टू बी, ये मेरे पास क्या सेट बन गया, पहला ऑर्डर पेयर मेरे पास आया 1,2, दूसरा ऑर्डर पेयर मेरे पास आया 2,4, 2,4, तीसरा कितना आ जाएगा 3,6, और चौथा कितना आ जाएगा 4,8। तो आपने जो रिलेशन डिफाइन किया उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर ही बनते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन में, वॉट एवर दिस रिलेशन इज, जो उसने बोला बी इज इक्वल टू 2A। नहीं, ये इसका आंसर हो गया। अभी मान लो कोई और कोई रिलेशन डिफाइन करता है, वो कहता है ए आर बी, मेरे को रिलेशन ये डिफाइन नहीं करना है। मैं रिलेशन कैसे डिफाइन करूंगा, बी इज A+3। तो अब तुमने रिलेशन चेंज कर दिया है तो मेरा मैपिंग भी चेंज हो जाएगा अब, है ना। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए आर बी, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ए और बी का रिलेशन निकालना है। क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। A1 होगा तो बी कितना आएगा, 4। A2 होगा तो बी कितना आएगा, 5।
A3 होगा तो B कितना आएगा 6, और A4 होगा तो B कितना आएगा 7। मतलब अगर मैं ये वाला रिलेशन लूंगा तो मेरे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, और 1 मेरा 4 से मैप होगा, 2 मेरा 5 से मैप होगा, 3 मेरा 6 से मैप होगा, और 4 मेरा 7 से मैप होगा। तो वो एक अलग मैपिंग बन जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे तुम रिलेशन चेंज करते जाओगे ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, तो आपका मैपिंग भी चेंज होता जाएगा। आपका मैपिंग चेंज होता जाएगा तो आपका ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बनेगा वो भी अलग अलग सेट्स बनेंगे। जब भी आपका ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स आता है, राइट, आप अगर ए आर बी लिख रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो, है ना, पहला वाला एलिमेंट जो है वो तुम्हारा सेट ए से आ रहा होगा, दूसरा वाला तुम्हारा सेट बी से आ रहा होगा। मतलब ये एलिमेंट स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्मॉल बी को रिप्रेजेंट करेगा। देखो आया समझ में? तो रिलेशंस क्या होते हैं? दो सेट्स के बीच में जो थिंग्स है, जो एलिमेंट्स है, उनके बीच में आप मैपिंग कर रहे हो। अब उस मैपिंग को डिफाइन होने के लिए कोई ना कोई अलग लॉजिक होता है, उस लॉजिक को अपन रिलेशन बोलते हैं। आपके बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं किसी भी दो सेट्स के बीच में। कितने रिलेशंस हो सकते हैं ये सब अपन डिस्कस करेंगे जब अपन पीएनसी में जाएंगे, वो सब पीएनसी के अंदर आता है। तो अभी अपन ये डिस्कस नहीं कर रहे क्या 4 एलिमेंट ए में है, 8 एलिमेंट बी में है, तो टोटल कितने रिलेशन आप बना लोगे, है ना? कहाँ था मैं? हाँ। सो अभी देखो, हुआ ना? तो जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, दोज आर नोन एज रिलेशंस। अभी जब आप मैपिंग करते हो, ठीक है, जब आप मैपिंग करते हो तो ए के, जरूरी नहीं है ना कि ए के हमेशा सारे एलिमेंट ही मैप हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ए का एलिमेंट मैप ही ना हो। जैसे मान लो इसी एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता, तो ये ए वाले में देखो बी क्या था, 2 इंटू ए, मतलब 5 का ट्वाइस 10। 10 तो मेरे पास है ही नहीं, तो मेरा 5 मैप ही नहीं हो पाता इसमें। A+3 में तो मैप हो जाता, 5,8 मेरे पास यहाँ आ जाता है। तो बी वाले में तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ए वाले एग्जाम्पल में तो मेरे पास 5 मैप ही नहीं हो पाता। मैप नहीं हो पाता मतलब 5 बच जाता है। तो ये चीजें समझने के लिए कि यार कौन सा मैप हो रहा है, कौन सा मैप नहीं हो रहा है। देखो ए में भी क्या होगा ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ एलिमेंट मैप हो जाए, कुछ एलिमेंट मैप ना हो। बी में भी विल ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी कुछ एलिमेंट मैप हो रहे हैं, कुछ एलिमेंट मैप नहीं हो रहे हैं। तो इन चीजों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्या मैप हुआ क्या मैप नहीं हुआ? तो इसके लिए अपन ने अलग अलग टर्म्स बनाए। सबसे पहला टर्म अपन ने बनाया डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए विच आर बीइंग मैप्ड। है ना? एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो ए सेट है ना, जिसमें आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, सो ए में जितने एलिमेंट आपके यूज हुए होंगे, मैप मतलब जितने का मैचिंग हुआ, लाइक मैचिंग हुआ या मैपिंग हुआ या फिर जितने यूज हुए, उनका सेट आपका डोमेन कहलाएगा। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल दूं तुम्हें और मैं पूछूं कि इसका डोमेन क्या हो रहा है, सो 1 2 3 4 तो मैप हो रहा है, 5 मैप ही नहीं हो रहा है, तो मैं इस एग्जांपल का डोमेन क्या बोलूंगा? डोमेन इज 1 2 3 4। सेकेंड कम्स इज कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन इज द सेट बी। जो कंप्लीट सेट बी है उसको अपन कोडोमेन बोलते हैं। समझो, देखो, है ना, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन क्या हो जाता है? जो एलिमेंट तुम्हारे मैप होंगे। कोडोमेन क्या हो जाता है? पूरे के पूरे बी सेट को ना अपन कोडोमेन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेट जो है वो कोडोमेन कहलाता है। रेंज होता है एक और टर्म। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ बी विच आर मैप्ड। सर। एक मिनट। ऑल वैल्यूज ऑफ बी विच आर मैप्ड। अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, जो मैंने मैपिंग कर रखा है, तो बी ये पूरा सेट तो मेरा कोडोमेन कहलाएगा। इसमें से मेरा मैपिंग किस किस का हुआ? 2 का हुआ, 4 का हुआ, 6 का हुआ, 8 का हुआ। तो जो यूज हुए ना बी में से, मतलब कोडोमेन में से जो यूज हो रहा है, उसको आप बोलते हो रेंज। तो रेंज में यहाँ पे डिफाइन करूंगा तो क्या होगा? 2 4 6 8। तो यहीं से देखो, मुझे बहुत अच्छी चीज मालूम चल जाती है कि जो रेंज होता है, इट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना? बिकॉज रेंज हमेशा कोडोमेन का पार्ट ही होगा ना, तो कोडोमेन का सबसेट होगा। नीचे मैंने इक्वल टू भी लगाया है।
है ना, दिस इज अ सबसेट, दिस इज इक्वल टू। रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब हो जाएगा? जब सारे के सारे एलिमेंट मैप हो जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या अपने पास? हाँ ये है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे मैप हो गए ना। तो इस वाले केस में मेरा कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो रहा है। बाकी हर केस में देखो, रेंज इज ऑलवेज स्मॉलर देन कोडोमेन। रेंज में 2 एलिमेंट्स है ए बी, जबकि कोडोमेन में 3 है। रेंज में 2 एलिमेंट है ए और सी, कोडोमेन में 3 है। रेंज में 4 है, कोडोमेन में भी 4 है। यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। यहाँ पे कोडोमेन में 8 एलिमेंट है, जबकि रेंज में मेरे पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। आया समझ में? तो डोमेन क्या हो जाता है? वो एक्स जो मैप हुए हैं। कोडोमेन क्या हो जाता है? राइट, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ऑफ बी। रेंज क्या हो जाता है? वो सेट ऑफ एलिमेंट इन वाई या इन बी जो मैप हो रहे हैं। ये तीन अपने पास अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। और रेंज हमेशा क्या होगा? इट ऑलवेज बी अ सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे थे? कुछ तो बोल रहे थे बीच में। सर अभी वो डोमेन और रेंज इसमें भी होता है ना, वो मैक्सिमम और मिनिमम है, हाँ, मतलब वो डोमेन और अलग और ये अलग। अच्छा, तेरा नाम क्या है? नहीं सर, समझा सर। समझ गया? हाँ सर। क्या समझा? सर कि मतलब सेम, मतलब स्पेलिंग दोनों का सेम भी हो पर मीनिंग डिफरेंट है दोनों इसमें। नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं। तेरा नाम क्या है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्ना। तो घर पे रहता है? हाँ सर। तो इंस्टीट्यूट भी आता है? हाँ तो सर। दोस्तों के साथ भी जाता है? हाँ सर। तो अकेले भी घूमने जाता है? अब ये चार हाँ अलग सर। अलग केस में जो प्रद्युम्ना घूम रहे हैं, अलग अलग हैं क्या? नहीं सर। नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन बोल रहा हूँ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी डोमेन सिखाया था, मैं कहीं और भी डोमेन सिखाऊं, राइट, तो बदल तो ना जाएगा डोमेन? सब डेफिनेशन सेम ही रहती है। यस सर। सर वो डिटर्मिनेंट्स के भी कोई कोई सवालों में मतलब ये पूछते रहते हैं ना, इसलिए। सेम, सब सेम चीजें हैं। नाम तो ना बदल जाएगा यार, यस सर। है ना। जब तक नाम सेम है तब तक चीजें सेम है ना। ऐसा तो नहीं कि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में गए थे तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बदल गई थी। नहीं सर। तो सब वही है। देखो, आया समझ में? यस सर। सो रिलेशंस, है ना। तो रिलेशंस कैसे होते हैं? किसी भी दो सेट्स के बीच में आप कोई भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपका मैपिंग हो जाता है। ठीक है। हाँ, अब देखो, या तो वो तुम्हें रिलेशन इस तरह से डिफाइन करके देगा, या फिर ऐसा भी कर सकता है ना, वो एग्जाम में तुम्हें रिलेशन ऐसा दे दे, है ना। एग्जाम में वो तुम्हें ये चीज दे दे, ए इज रिलेटेड टू बी, और ये पूरा का पूरा सेट बना के दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो मेरा क्या होगा? डोमेन होगा, है ना। और दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा वो मेरा क्या होगा? रेंज होगा। बिकॉज ये मैप हो रहा है ना, 1 अगर 4 से मैप हो रहा है तो 1 मेरा डोमेन है, 4 मेरा रेंज है। तो जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हो कभी भी रिलेशन को, जैसे मान लो ए आर बी, है ना, किसी ने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दिया, 1 1 1 3 2 4 5 1, ठीक है, 6 3 2 5, है ना, बोलेगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज, है ना, क्योंकि कोडोमेन तो मैं बता ही नहीं सकता ना। डोमेन क्या हो जाएगा? आपके कौन कौन से एक्स मैप हुए होंगे, एक्स या फिर ए। तो एक्स कौन बताता है या ए कौन बताता है? पहला वाला एलिमेंट, है ना। पहला वाला एलिमेंट जो क्या क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 2 है। तो डोमेन में क्या हो जाएगा? 1 2 5 6। रिपीट नहीं कराऊंगा 1 को 2 बार, है ना, सेट्स में रिपीटेशन तो होता नहीं है। सो डोमेन में मेरे पास 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 5 6। रेंज में क्या होगा? सेकंड वाला एलिमेंट मेरा रेंज बताएगा। सो 1 3 4 1 3 5। सो 1 3 4 5, बाकी तो वही रिपीट हो रहा है। देखो, तो इस क्वेश्चन का डोमेन में कितना बोलूंगा? 1 2 5 6। रेंज में कितना बोलूंगा? 1 3 4 5। को डोमेन जो है मैं उस वो यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कितने एलिमेंट्स रह गए वो अपन कमेंट नहीं कर सकते ना। वो तो आप चाहो तो 2 एलिमेंट हो सकता है बच गए, 10 भी बच सकते हैं, 1000 भी बच सकते हैं, तो डिपेंड करेगा आप बी सेट को बना कितना रहे हो, है ना। लेकिन रेंज तो आपका इतना ही रहेगा। तो कभी इस तरह से भी अगर दिया हुआ है तो यहाँ से आप डोमेन और रेंज उस
पर्टिकुलर रिलेशन का निकाल के बता सकते हो। जैसे कि तुम्हें ए आर बी दिया, 1,1, 2,1, 4,1, 3,1, ठीक है। और बोल देगा फाइंड डोमेन। अभी देखो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, फटाफट से बोलो, व्हाट इज द डोमेन? हाँ भाई बच्चा पार्टी, डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा? पहला वाला एलिमेंट, देखो सारे ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला एलिमेंट एक्स कॉमा वाई, ऐसे देखो सारे सारे पॉइंट्स है। पॉइंट्स में पहला वाला क्या होता है? एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है? वाई होता है। तो एक्स देखो क्या क्या है, 1, 2, 4, 3। तो मतलब मेरे पास डोमेन क्या हो गया, 1, 2, 4, 3, 4, 3 लिखो, 3, 4 लिखो, बात एक ही है ना। रेंज में क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, हर जगह 1 ही आ रहा है, तो रेंज में मेरे पास एक ही एलिमेंट है, 1। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले, देखो ए आर भी दिया हुआ है, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ में, और बोले बी का रिलेशन ए के साथ में लिखो। अब बी का रिलेशन ए के साथ में मतलब आप उल्टा कर रहे हो उसे। तो ये 1,1 था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1,1। ये 2,1 था, 2 डालने पे 1 आ रहा है, तो अब क्या होगा, 1 डालने पे 2 आएगा। 4, 1, 4 डालने पे 1, तो 1 डालने पे 4, उल्टा कर दो उसे, है ना। बी आर ए का मतलब क्या हो गया, पहला बी आएगा दूसरा ए आएगा, तो पहला बी होना चाहिए दूसरा ए होना चाहिए। तो ये आ गया आपके पास बी आर ए वाला फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, रुको। चलो ए दिया हुआ है अपन को, सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ठीक है। बी एक सेट दिया हुआ है 2, 1। फाइंड, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है मुझे इसका। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, फिर ए इज इट टू बी सच दैट, देखो, हाँ, दो क्वेश्चन है अलग अलग।
पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? वहां अपन को सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, ए क्रॉस बी पूछा है। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था, सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना दो। तो ए क्रॉस बी मतलब ए से स्टार्ट करूंगा, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। 1 किससे मैप हो सकता है? 2 से हो सकता है, या फिर 1 1 से भी हो सकता है। हो गया 1 का मैपिंग। अब 2 का मैपिंग बना दो। 2 2 से मैपिंग हो सकता है, या फिर 2 1 से मैप हो सकता है। 3 का बना दो। 3 2 से हो सकता है, 3 1 से हो सकता है। 4 का बना दो। 4 2 से हो सकता है, या 4 1 से हो सकता है ना। ये बन गया अपने पास ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? सारे के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बना दो। इसमें एक और केस लेंगे अपन, सी विच इज ए स्क्वायर। ठीक है, अब बी का आंसर निकालते हैं। बी क्या बोल रहा है? ए का रिलेशन बी के साथ में करना है। कंडीशन क्या दी है? अब रिलेशन डिफाइन किया उसने, मतलब एक पर्टिकुलर मैपिंग की बात कर रहा है वो। ए क्रॉस बी में जो सारे पॉसिबल पेयर बना दिए अपन ने। अब ए आर बी में क्या होगा? इसी का कोई सबसेट आएगा। ए आर बी क्या हो जाएगा? ए बी इज एन इवन नंबर। मतलब मुझे इस तरह से मैपिंग करना है। देखो मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। 1 2 3 4, 2 और 1। मुझे इस तरह से मैपिंग करना है कि ए इंटू बी एक इवन नंबर बने। अभी 1 है तो 1 तो 2 से मैप होगा, है ना। जैसे जैसे मैं मैप करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं अपना यहाँ पे सेट लिखता जाता हूँ। 1 2 1 1 से मैप नहीं हो सकता, वरना 1 इंटू 1 तो इवन नंबर नहीं बनेगा। 1 का मैपिंग खत्म। अब 2 का बनाऊंगा। सो 2 का 2 से होगा, और 2 का 1 से भी हो सकता है, बिकॉज 2 इंटू 1 भी इवन नंबर ही बनेगा। 3 का 2 से होगा, बिल्कुल होगा। 3 का 1 से नहीं हो सकता, बिकॉज 3 इंटू 1 विल नॉट बी इवन नंबर। 4 का 2 से हो सकता है, और 4 का 1 से भी हो सकता है, बिकॉज 4 इंटू 1 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ये आ गया अपना बी का आंसर। सी में मैंने क्या बोला है? देखो सी में उसने ए स्क्वायर बोला है। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए क्रॉस ए। मतलब आपने ए का ही ए के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। हम यहाँ पे तो दो सेट ले रहे हैं ना, ए और बी। अब इसने क्या किया? दोनों सेम सेट ही ले लिए, ए और ए। तो इधर भी उसने 1 2 3 4 ले लिया ए। ए क्रॉस ए मतलब दोनों साइड ही आपने ए ले लिया। अब आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो सारे पॉसिबल पेयर निकालने हैं आपको। तो क्या बन जाएगा अपने पास? 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 एंड 3 4 तक जाएगा ऐसे ही। और ऐसे ही 4 1 से 4 4 तक जाएगा। ये आ गया अपने पास ये वाला सेट। कौन सा? ए स्क्वायर। तो कभी कभी ए स्क्वायर आ जाता है, तो बच्चों को समझता है ए स्क्वायर क्या है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। ए इंटू ए मतलब ए का ए के साथ में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो, बस और कुछ नहीं करना है। अब एग्जांपल नंबर 2 देखो। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था ना, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, वैसा ही है। अभी यहाँ पे देखो बी में तो वो मुझे साफ साफ रिलेशन दे रहा है कि यार रिलेशन है क्या, ए और बी इज अ इवन नंबर। ए सेट भी गिवन है, बी सेट भी गिवन है। अब एग्जांपल नंबर 2 में उसने क्या किया है? उसने मुझे सब कुछ छुपा छुपा के दिया है। वो मुझे क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन है आर। रिलेशन में एलिमेंट क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई। मतलब ये जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर होता है ये एक्स कॉमा वाई होता है ना। तो मेरे ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई होंगे। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? एक्स 4 से 2 के बीच में जा रहा है। वाई 2 से छोटा होना चाहिए, और वाई नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ तो रिलेशन मेरा एक्स और वाई में डिफाइंड हो रहा है। एक्स मेरा 2 से 4 के बीच में है, सो 2 3 4 ही होगा, नेचुरल नंबर भी है। और 2 से 4 के बीच में आ रहा है। वाई मेरा 2 से छोटा है, और वाई मेरा नेचुरल नंबर भी है। सो वाई 2 से छोटा है और नेचुरल नंबर भी है। सो दो ही केस बनेंगे। अपना रिलेशन क्या है? ये कौन सा पेज आ गया? अपना रिलेशन क्या है? एक्स कॉमा वाई। ये ऑर्डर पेयर है ना अपना। तो एक्स कॉमा वाई में क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 है ना। 2 का देखो एक्स कॉमा वाई, ये पेयरिंग बन सकती है। फिर
3 से बनेगी 3,1 3,2, फिर क्या बनेगा 4,1 4,2। ये आपके पास रिलेशन R1 आ गया। ठीक है, तो R1 रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा 2 3 4, रेंज क्या हो जाएगा 1 2, है ना। तो कभी कभी वो रिलेशंस को इस तरह से भी डिफाइन कर देता है, जैसे यहाँ उसने डिफाइन किया, है ना। अब कुछ एग्जांपल ऐसे ही कर लेते हैं अपन, जहाँ पे वो रिलेशंस को डिफाइन कर देता है। जैसे एग्जांपल R1 is a x comma y such that x plus y is equal to 10, x and y are set of natural numbers। देखो the relation x comma y is prime and x is less than or equal to 12, y less than 0 and 2। देखो ना, 3 अलग अलग केस बना दिए मैंने जहाँ पर उसने रिलेशंस को डिफाइन किया। अब पहले वाले केस में क्या, वो रिलेशन को कैसे डिफाइन कर रहा है x कॉमा y, है ना। सो ए के आंसर में क्या होगा x कॉमा y होंगे, x कॉमा y। अब x और y में रिलेशन क्या है, x और y नेचुरल नंबर है और दोनों का सम 10 होना चाहिए। तो x नेचुरल नंबर, तो x 1 हो गया तो y कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कॉमा x 2 हो गया तो y 8 हो जाएगा, x 3 हो गया तो y 7 हो जाएगा, x 4 हो गया तो y 6 हो जाएगा, x 5 हो गया तो y 5 हो जाएगा, है ना। एंड सो ऑन चलता जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, 9 1 हो जाएगा। ये आ गया अपने पास सेट है ना। अब देखो, अगर मैं डोमेन बोलूंगा तो 1 से लेके 9 तक नंबर है, रेंज में भी 1 से लेके 9 तक नंबर है। आया समझ में, है ना। तो बोल क्या रहा है, रिलेशन क्या होगा, आपका ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट x होगा, दूसरा एलिमेंट y होगा, और x और y यहाँ से निकालना है आपको। अब बी वाले में क्या है, देखो x y मेरा ऑर्डर पेयर होगा, x मेरा प्राइम नंबर होगा और लेस देन 12 होगा। प्राइम नंबर और लेस देन 12, तो x के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, 2 3 5 7 11, बस यही हो सकता है x। और y मेरा 0 से बड़ा, इक्वल टू नहीं है तो y 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा, तो y की वैल्यूज 1 और 2 ही पॉसिबल है। 2 पे तो इक्वालिटी है ना, 0 पे इक्वालिटी नहीं है। तो x ही हो गया, y हो गया, तो मेरे पास कौन कौन से पॉसिबल पेयर बन जाएंगे, 2 1 2 2, है ना। फिर x 3 होगा तो 3 1 3 2, x 5 होगा तो 5 1 5 2, 7 होगा तो 7 1 7 2, 11 1 11 2, है ना। तीसरा वाला देखो, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। अभी तो एक्स वाई चल रहा था ना ऑर्डर पेयर, अब उसने क्या बोला, एक्स कॉमा एक्स क्यूब। मतलब अब जो मेरा रिलेशन होगा उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे, पहला वाला एक्स लिखोगे, दूसरा वाला उसका क्यूब लिखोगे। मतलब अगर एक्स 2 हुआ तो 2,8 बनेगा, 3 हुआ तो 3,27 बनेगा। एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7। सो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं जो 7 से छोटे होते हैं, 1 3 5, बस 3 ही होते हैं। तो अपना ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, एक्स 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा। एक्स 1 हुआ तो ये 1 हुआ तो ये तो क्यूब हो जाएगा 1 का, तो 1,1। एक्स अगर 3 हुआ तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज 27। और एक्स अगर 5 हुआ तो एक्स क्यूब 5 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज 125। बस इसी वाले में मेरे पास ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 1,1 3,27 एंड 5,125। देखो
यहाँ तक किसी भी चीज को समझने में कोई दिक्कत है क्या? रिलेशन डिफाइन कैसे होते हैं, किस तरह से अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरह से अपन ऑर्डर पेयर बनाते हैं, डोमेन अगर निकालना है, रेंज अगर निकालना है, तो वो सब अपन कैसे निकालते हैं? नहीं है ना डाउट? चलो नो सर। अभी अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन समझते हैं। देखो 99% ऑफ द केसेस में तुम्हारा क्वेश्चन जो होता है वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आता है ना? अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला वाला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना? अपन किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हो जाता है, जैसे अपन रिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना, इसका रूट वर्ड क्या है? रिफ्लेक्शन ही है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? अपना ही इमेज अपन को दिखता है, राइट? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में उन रिलेशंस को बोलता हूं कि जिनमें ए का रिलेशन ए के साथ ही हो। मतलब ए का रिलेशन ए के साथ में, पहले इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दूं मैं यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव दोज रिलेशंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। हम किन रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? इफ ए का रिलेशन ए के साथ ही है ना, एक वैल्यू का खुद से ही वही रिलेशन है, और ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन। अब इसका क्या मतलब होता है सर कि खुद का रिलेशन खुद के साथ है? खुद का रिलेशन खुद के साथ मतलब कि अगर आप इनपुट डालोगे ए तो आपका आउटपुट भी ए निकलेगा। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर आपका कैसा होगा? ए कॉमा ए, 1,1, 3,3, इनपुट 3, आउटपुट 3, 3 का 3 से मैपिंग हो रहा है। अगर डोमेन के सारी वैल्यूज के लिए ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है तो उस रिलेशन को अपन रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ये मत भूलना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन। ठीक है? इसका मतलब कि अगर मैं कोई एक रिलेशन डिफाइन करूं, लेट्स से रिलेशन आर। अब इस रिलेशन आर में क्या है? देखो 1,1, 1,2, 2,3, 2,2, 2,5, है ना? डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? डोमेन डोमेन मतलब पहला वाला। सो डोमेन में देयर आर 2 एलिमेंट्स, 1 एंड 2, है ना? 1 एंड 2 दो एलिमेंट्स है डोमेन में। अगर ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है तो आपको 1,1, 1 इनपुट डालने पे 1 आउटपुट दिखना चाहिए, 2 इनपुट डालने पे 2 आउटपुट भी दिखना चाहिए। तो क्या आपको 1,1 और 2,2 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखो पहला वाला 1,1 है और फोर्थ वाला 2,2 है। इसका मतलब खुद का खुद से भी वही रिलेशन फॉलो कर रहा है वो यहाँ पे। मतलब मैं इनपुट 1 डाल रहा हूँ तो वो रिलेशन आउटपुट भी 1 निकाल रहा है। मैं इनपुट 2 डाल रहा हूँ तो वो रिलेशन आउटपुट भी 2 निकाल रहा है, और भी निकालता है, लेकिन 1,1 और 2,2 तो है ना। मतलब डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन अपना सेम आउटपुट भी निकालता है। ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिंपल सी कहानी है। डोमेन में जितने एलिमेंट्स होंगे उतना ए कॉमा ए वाले फॉर्मेट में आपको दिखना चाहिए। जैसे मैंने एक और बनाया 1,1, 1,2, 1,3, 3,1, 3,2, 3,3, 4,1, 4,2, 4,3। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है अपने पास। अब मेरे को चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट अपने आप से वही रिलेशन फॉलो करना चाहिए। सो डोमेन का हर एक एलिमेंट अपने आप से वही रिलेशन फॉलो करना चाहिए। मतलब 1, 1, और क्या डोमेन में 3, सो 3,3 भी होना चाहिए, बिल्कुल है। डोमेन में 4 है, 4,4 भी होना चाहिए, नहीं है। तो देखो डोमेन के दो एलिमेंट तो फॉलो कर रहे थे, सिर्फ एक एलिमेंट ने लोचा कर दिया। हमने क्या कहा था? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन। इसका मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर डोमेन में 3 एलिमेंट है, 1, 2, 4 या 1, 3, 4, तो मेरे को 1, 1, 3, 3, 4, 4 चाहिए। उसके अलावा और कुछ क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? डोमेन में जितने एलिमेंट्स है उनका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। मतलब 1,1 टाइप्स के आउटपुट होने चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन।
उसके अलावा चाहे कुछ भी हो, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्सिव में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। अगर एग्जांपल नंबर 2 में 4,4 भी होता तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाता। आया समझ में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट? कि आपका खुद से मतलब एक एलिमेंट का अपने आप से वही रिलेशन है ना? जैसे अगर अपन बात करें रिलेशंस आप अलग अलग बना सकते हो, जैसे मान लो यहाँ तो नंबर्स ले रहा हूँ मैं, है ना? अब कभी कभी क्या करता है ना, वो रिलेशंस को ऐसे डिफाइन कर देता है, आर इज डिफाइंड ओवर आर इज डिफाइंड ओवर a set of people and they are related to, जरूरी नहीं है ना कि दोनों सेट में अपने पास नंबर ही हो, कुछ और भी हो सकता है। they are related to is a brother of, ठीक है? मतलब क्या कह रहा है वो, यहाँ पे आपके पास कुछ लोग है ना, कुछ पीपल है ABCD, आपने एक रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन आपने क्या डिफाइन किया, यहाँ देखो मैं एक्चुअल रिलेशन ही ले रहा हूँ, वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रिलेशन आपका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही हो, यू कैन हैव एनी रिलेशन राइट बिटवीन एनी टू सेट्स। तो मैंने दो सेट लिए ABCD और मैंने बोला मैं रिलेशन बना रहा हूँ इज अ ब्रदर ऑफ, है ना? तो रिलेशन क्या लिया आपने, इज अ ब्रदर ऑफ। तो अब देखो लॉजिकली सोच के, ए किसी का भाई होगा, मान लो ए बी का भाई हो गया, राइट? ठीक है, सो बी ए का भाई हो जाएगा, मान लो सी डी का भाई हो गया और डी बी का भाई हो गया, फॉर एग्जाम्पल, है ना? ऐसा कुछ मैपिंग हो गया ना। मैपिंग छोड़ो, अगर मैं सिंपल सा ऐसा पूछूं कि अगर रिलेशन इज अ ब्रदर ऑफ है, तो क्या तुम इसको रिफ्लेक्सिव बोलोगे क्या? इस रिलेशन को क्या अपन रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव मतलब कि खुद का वही रिलेशन खुद से होना चाहिए, है ना? तो क्या मैं कोई इंसान लूं और मैं बोलूं क्या क्या वो खुद ही का भाई बन सकता है, इज अ ब्रदर ऑफ, राइट? राम इज अ ब्रदर ऑफ राम, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो तुमसे लॉजिकली पूछ लेता है कि यार रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, राइट? इज लार्जर देन, राइट? सो क्या एक नंबर खुद से लार्जर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? स्मॉलर देन नहीं हो सकता है। इक्वल टू अगर आप रिलेशन डिफाइन करोगे तो हो जाएगा, अ नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, है ना? या फिर देखो ऐसा एग्जांपल बना दिया मैंने, a relation is defined a relation is defined for a set of triangles, for a set of triangles। अभी क्या ले रहा हूं मैं, मेरे सेट में ट्राइंगल्स ले रहा हूं, है ना? और रिलेशन मैंने डिफाइन किया है इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है? मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को मैच करूंगा। सो अब देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए होगा क्या, एक एलिमेंट क्या वो अपने आप से वही रिलेशन फॉलो कर सकता है क्या? तो अ ट्राइंगल, राइट, इज इट पॉसिबल अ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ? यस और नो? बिल्कुल होगा ना। एक ट्राइंगल अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे की जेरोक्स होते हैं। तो अगर आप अपने साथ, अगर एक ट्राइंगल है वो अपने साथ में अगर कॉन्ग्रुएंसी चेक करेगा तो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा वो। तो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, ये बन गया मेरे पास रिफ्लेक्सिव, राइट? या फिर आपने ऐसा कर लिया विथ इक्वल एरियाज, राइट? दो दो आपके पास फिगर है, आप इक्वल एरियाज वालों को मैप कर रहे हो, तो किसी भी फिगर का एरिया क्या उसके खुद के एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, होगा, राइट? तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आया समझ में? तो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाता है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट अपने आप से वही रिलेशन फॉलो करेगा जो रिलेशन आपने डिफाइन किया है। या तो आप रिलेशन की टर्म्स में सोचोगे या फिर आप ऑर्डर्ड पेयर बना के देखोगे। ऑर्डर्ड पेयर की टर्म्स में देखोगे तो 1,1 2,2 3,3 डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उनका अपने साथ में एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। और अगर आप डेफिनेशन की टर्म्स में सोचोगे, जैसे यहाँ पे अपन सोच रहे हैं ट्राइंगल में इज अ फादर ऑफ, इज अ ब्रदर ऑफ, तो क्या आपका अपने आप से वही रिलेशन होगा कि नहीं होगा? अगर सारे लोग ये रिलेशन फॉलो करेंगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देखो रिफ्लेक्सिव समझ में आया कि नहीं आया, कैसे अपन रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे ना? रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड इज
सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाता है। सिमेट्रिक रिलेशन हम बोलते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है, ठीक है, सिमेट्रिक कब बोलेंगे कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है, तो फिर दिस इंप्लाइज बी का रिलेशन भी ए के साथ में होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी के साथ में, मतलब कोई रिलेशन है, आप ए इनपुट डाल रहे हो तो बी आउटपुट आ रहा है, तो उसी रिलेशन में बी इनपुट डालने पे ए आउटपुट आएगा। अगर वो आ गया तो मैं उसको सिमेट्रिक बोलूंगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएंगे, ए इनपुट डाला और बी आउटपुट अगर आ रहा है तो बी आउटपुट डालने पे ए आउटपुट आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। मतलब अगर 1,2 आपको ऑर्डर पेयर में दिख रहा है तो 2,1 भी दिखना चाहिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल बनाता हूँ, देखो 1,1 1,2 1,3 3,1 2,2 2,1 2,3 3,2। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया है ना। अब पहले चेक करते हैं क्या है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो डोमेन में क्या है, 1 है, 1,1 दिख रहा है, और क्या है डोमेन में 3 है, क्या 3,3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, खत्म, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये तो फॉर श्योर हो गया। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ लिख देता हूँ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव भी अपन ने चेक कर लिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक क्या बोल रहा है, अगर ए इनपुट डालने पे बी आउटपुट आ रहा है, मतलब अगर ए कॉमा बी आपको एक ऑर्डर पेयर दिख रहा है, तो फिर बी कॉमा ए भी दिखना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। 1,1 दिख रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1,1 ही होगा, तो सेम ही हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1,2 दिख रहा है, इसका उल्टा करो, ए का रिलेशन बी के साथ में, तो बी का रिलेशन ए के साथ में 2,1 भी दिखना चाहिए। 2,1 दिख रहा है क्या कहीं पे, बिल्कुल दिख रहा है ना। तो ये भी पंगा नहीं कर रहा है। अगर एक ब्रैकेट भी मुझे ऐसा मिल गया ना जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर 1,3 इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3,1, ये भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2,2 का तो उल्टा करूंगा तो अपने आप से हो जाएगा, ये भी हो रहा है, सब हो रहे हैं अभी तक तो। ये भी तो, ये तो हो ही गया उसके साथ में। 2,3 इसका उल्टा 3,2, ये भी हो गया, है ना। मतलब सबके पेयर बन गए। मतलब ए कॉमा बी अगर आपका एक ऑर्डर पेयर है, तो देखो बी कॉमा ए भी है एक ऑर्डर पेयर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया सिमेट्रिक। दिस इज सिमेट्रिक। आया समझ में, सिंपल सा है। ए कॉमा बी होगा तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा है सारे पेयर्स के लिए तो उसको मैं सिमेट्रिक बोलूंगा, नहीं है तो फिर मैं उसको नॉट सिमेट्रिक बोलूंगा। जैसे मान लो बी वाला एग्जाम्पल, 1,1 1,2 1,3 2,2 3,1, है ना। देखो, ठीक है, सारे एलिमेंट प्रॉपर्टी फॉलो कर लेंगे एक्सेप्ट 1,2। 1,2 का उल्टा क्या है, 2,1, 2,1 नहीं है यहाँ पे, है ना। उसके अलावा तो देखो 1,1 तो सेल्फ सिमेट्रिक ही हो जाएगा, उसको उल्टा करने पे वही मिलता है। 1,3 का उल्टा करूंगा तो 3,1 वो भी मेरे पास है, सिर्फ 2,1 नहीं है, तो एक उस ऑर्डर पेयर की वजह से ये मेरा नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव तो ये है भी नहीं, सो दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। एग्जाम्पल नंबर बी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। देखो आया समझ में, अगर तुम्हें ऑर्डर पेयर के टर्म्स में दिया हुआ है तो तुम कैसे चेक करोगे वो फंक्शन सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या है चाहिए हमें, उसका उल्टा वाला वहां पे होना चाहिए। और अगर इसको मैं लॉजिक के टर्म्स में देखूंगा तो कैसा हो जाएगा, तो लॉजिकली सोचेंगे, जैसे आर इज डिफाइंड, कुछ भी ले लो, क्या ले लिया मैंने, इज अ फादर ऑफ। तो देखो इज अ फादर ऑफ, है ना। सो एक सेट में लोग, एक सेट में लोग है, दिस सेट इज अ फादर ऑफ दिस, है ना। इस तरह से अपन मैप करेंगे, मतलब पापा बेटे को मैप करना है अपन को ना। आप देखो रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के साथ वो रिलेशन होना चाहिए। सो इज इट पॉसिबल दैट ए इज अ फादर ऑफ ए, नहीं हो सकता बिल्कुल भी, राइट। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये।
Symmetric. If A is the father of B, can I say B is also the father of A? Symmetric मतलब क्या होगा कि उल्टा भी ट्रू करेगा. सो अगर A B का फादर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि B भी A का फादर होगा? नहीं हो सकता, राइट. इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक भी नहीं है फिर. So this relation is not symmetric, not reflexive. कोई ऐसा एग्जांपल सोचते हैं जो अपने पास सिमेट्रिक हो जाए. हाँ, सिमिलर टू. ट्राइंगल्स में देख लो, है ना. सिमिलर ट्राइंगल्स करते थे अपन. So if A is similar to B, right? If A triangle is similar to B, then क्या मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ ना, B is also similar to A, है ना, for sure. बिल्कुल बोल सकते हैं, right? तो क्या हो जाएगा? This is a symmetric relation, क्योंकि ये उल्टा भी true hold करता है. या is a larger than बोला किसी ने, is a larger than. So A is larger than B. So can I say B is also larger than A? बिल्कुल नहीं बोल सकते. So that is not symmetric. आई बात समझ में, राइट. तो या तो आपके पास डेफिनेशंस होंगे, आप डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चेक करते हो कि सिमेट्रिक है कि नहीं, राइट. या फिर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे. सिंपल सा फंडा क्या है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है, मतलब ए इनपुट डालने पे बी आउटपुट आ रहा है, तो फिर बी इनपुट डालने पे ए आउटपुट भी आना चाहिए. एंड दिस शुड होल्ड ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यूज. अगर एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर भी है जो पंगा कर रहा है, तो फिर अपन उसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे. देखो बच्चा लोग, यहां तक समझ में आया क्या? अपन ने दो टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे. पहला अपन ने देखा रिफ्लेक्सिव, दूसरा अपन ने देखा सिमेट्रिक. तीसरा अपने पास होता है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव देखो क्या होता है, ये और भी सिंपल है. ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिशन, है ना. तो अगर कभी तुम्हारा ए का रिलेशन बी के साथ गिवन है ना, और बी का रिलेशन सी के साथ है. सो ए का रिलेशन बी के साथ है, मतलब ए इनपुट डाल रहे हो तो बी आउटपुट आ रहा है. बी का रिलेशन सी के साथ है, सो बी इनपुट डालने पे सी आउटपुट भी आ रहा है. अगर ऐसा कभी हो रहा है ना, अगर ये दो कंडीशंस हो रही हैं, तो फिर ए का रिलेशन सी के साथ में होना चाहिए, अगर ट्रांजिटिव है तो. अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है, या फिर मैं किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव कब बोलूंगा, जब ए का इनपुट डालने पे बी आ रहा है, बी का इनपुट डालने पे सी आ रहा है, तो फिर ए का इनपुट डालने पे सी भी आना चाहिए. आया समझ में? जैसे कोई रिलेशन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, 1,1, 1,2, 2,1, सॉरी 2,3, 1,3. देख क्या बोल रहे हैं अपन ट्रांजिटिव में, ए बी और बी सी अगर दो पेयर है तो ए सी भी मेरे को दिखेगा. चलो कोई भी दो दो के पेयर बनाते हैं. इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का स्टार्ट और इसका एंड, इसका स्टार्ट सेम होना चाहिए ना. देखो एंड और स्टार्ट सेम होना चाहिए. ए आर बी को मैं ऐसा देख सकता हूँ ना, दिस इज ए कॉमा बी और दिस इज बी कॉमा सी. तो अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है, तो ये क्या बोल रहा है, ए कॉमा सी भी दिखना चाहिए आपको. सो ये देखो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी. तो 1,1, 1,2. तो ए सी क्या हो गया, 1,2. तुम्हें 1,2 दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहा है. इन दोनों पेयर में तो कोई पंगा नहीं है. 1,1, ये पहला और आखिरी वाला ले लो. 1,1 और 1,3. तो 1,3 दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है. इन दोनों को ले लो, 1,2, 2,3. सो 1,3 फर्स्ट ए है और सी 3 है, तो 1,3 दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है ना. इन दोनों को ले लो, 1,3, नहीं तो बनेगा ही. ए कॉमा बी और बी कॉमा सी होना चाहिए. तो ये जहां पे खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होना चाहिए बस, और कोई पेयर बचा ही नहीं. देखो तो जितने भी तुम्हारे पास ए कॉमा बी और बी कॉमा सी के पेयर थे, हर एक के लिए तुम्हारे पास ए कॉमा सी अवेलेबल है. इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है. आया समझ में? तो ए का रिलेशन बी के साथ में, बी का रिलेशन सी के साथ में अगर ऐसा है, तो ए का रिलेशन बी सी के साथ में होना चाहिए, है ना. जैसे यहाँ पे तुम बना सकते हो इक्वल टू, राइट. या फिर ग्रेटर देन भी चलेगा यहाँ पे. तो देखो
ग्रेटर देन अभी तक नहीं आ रहा था कहीं पे भी। A is greater than B, A is greater than B, and B is greater than C. A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ A C से बड़ा होगा? बिल्कुल होगा, है ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ग्रेटर देन जो होता है वो भी तुम्हारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। वो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं हो पा रहा था, है ना, लेकिन वो ट्रांजिटिव हो गया। इक्वल टू तो तीनों ही है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, और वो ट्रांजिटिव भी है। आए समय में तो रिफ्लेक्सिव होगा तो ए कॉमा ए होना चाहिए, सिमेट्रिक होगा तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी दिखना चाहिए, ट्रांजिटिव होगा तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर दिख रहा है तो मुझे ए कॉमा सी भी दिखना चाहिए। अगर एक भी ऐसा मुझे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी का पेयर मिल गया जो मुझे ए कॉमा सी नहीं दे रहा है, राइट, तो वो मेरा नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। और चौथा वाला इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का कोई टेस्ट नहीं होता है ना? क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस में उसको बोलता हूं जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और सिमेट्रिक भी है। मतलब अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, अगर ऐसा है तो उसको आप क्या बोलोगे? इक्विवेलेंस बोल दोगे। उसको फिर इतना लंबा बोलने का जरूरत नहीं कि इट इज अ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। सो विल से इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस कौन होते हैं? जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं, जैसे इज इक्वल टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू, राइट, दीज आर इक्विवेलेंट रिलेशंस। आया समझ में? तो ये चार टाइप के रिलेशन होते हैं। तो एग्जाम में वो तुम्हें कोई भी रिलेशन दे देगा, या तो वो डिफाइन करेगा या फिर वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में देगा, और चार ऑप्शन दे देगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। इन चारों रिलेशन में तुम्हें बताना है क्या होगा। तो इक्विवेलेंस तो चेक करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ए कॉमा ए होना चाहिए। फिर अपन चेक करेंगे सिमेट्रिक, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी दिखना चाहिए, मतलब उल्टा वाला पेयर भी होना चाहिए हर एक के लिए। और ट्रांजिटिव है तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर दिख रहा है तो सी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर तीनों चीजें अपन को दिख जाएंगी तो अपन क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव है। अगर तीनों नहीं दिखेंगी तो जो भी वो आया होगा, चाहे वो रिफ्लेक्सिव आया, ट्रांजिटिव आया, सिमेट्रिक आया, किसी दो का पेयर आया, दो बन गया, तीसरा नहीं बना, है तो जो भी होगा वो अपन आंसर मार्क करेंगे। देखो, ये चारों चार टाइप के रिलेशन होते हैं। चारों टाइप के रिलेशन सबको समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, नहीं इसके अलावा तो कुछ और रिलेशन में है नहीं एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न। अपन को अभी प्रॉब्लम्स करना और अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के रिलेशंस को देखना, निकालना रिफ्लेक्सिव, वो सब अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। बट एज फार एज कंसेप्ट्स आर कंसर्न, दीज आर दी ओनली कंसेप्ट्स जो रिलेशंस में होते हैं। मतलब कंसेप्चुअली दिस चैप्टर इज डन। अभी देखो, इसमें कोई भी डाउट है तो बेहिचक पूछो मुझसे, अदरवाइज तो वी आर डन।